इंसान करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सब के YouTube चैनल साइबर इविल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई और सब्सक्राइबर्स की भेजी दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। मैं संदीप, कंपनी ने मुझे क्लाइंट के साथ डील करने के लिए मनाली भेजा था। वो सर्दियों का मौसम था। पूरा दिन वर्कलोड की वजह से सफर रात को करना पड़ा और दूसरे दिन सुबह मुझे कंपनी की ओर से मनाली के क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना था। मनाली जाते वक्त रात को बीच रास्ते में मेरी कार बंद पड़ गई, पर किस्मत से एक गैराज वहां से कुछ ही दूरी पर था। बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी को धक्का लगाते हुए वहां तक ले गया। मैकेनिक ने बताया कि गाड़ी सुबह तक ठीक हो सकती है। फिर दिमाग पे ज्यादा जोर न देते हुए मैं नजदीक के गांव की ओर होटल ढूंढने निकला। गांव की ओर चलते हुए पीछे से एक मासूम और कोमल आवाज आई, अरे ओ साहब जी, आप रेस्ट हाउस की तलाश कर रहे हो क्या? मैं पीछे मुड़ा और देखा तो वो एक 14-15 साल की एक मासूम बच्ची थी। मैंने कहा, हाँ, क्या तुम जानती हो? उसने कहा, हाँ, आइए आपको मैं वहाँ ले चलती हूँ। मैं और मेरे पिताजी ही उस रेस्ट हाउस की देखरेख करते हैं। फिर वो लड़की और मैं बात करते हुए रेस्ट हाउस की ओर निकले। बच्ची ने अपना नाम प्रीति बताया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी रात को तुम बाहर घूम रही हो? वो बोली, अब मुझे इंसानों से डरने की कोई जरूरत नहीं। पिछले 10 सालों से यही काम कर रही हूँ। मुझे उसकी बात कुछ अजीब लग रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि एक 13 साल की बच्ची की बात पे ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। बच्ची है, कुछ भी बोल सकती है। आधा घंटा पैदल चलने के बाद हम रेस्ट हाउस पहुंचे। वो गांव से काफी दूर था। वहां पहुंचने के बाद प्रीति ने मुझे बताया कि उसके पिताजी काम से बाहर गए हैं और शाम तक आने वाले थे, पर मौसम अचानक खराब होने से वे शहर में ही फंस गए हैं। सुबह तक लौट आएंगे। मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी को डर नहीं लगता कि एक छोटी बच्ची को अकेले छोड़ के जाते हैं? वो बोली, यही तो गलती थी पिताजी की। उसने फिर से अजीब और डरावनी आवाज में बात करना शुरू किया। फिर मैं कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो प्रीति खाना लेके आई। खाना खाने के बाद वो रूम में मेरे पास बैठी। मैं मेरे ख्यालों में खोया हुआ था। वो अचानक मेरे पैर दबाने लगी। मैंने उसके हाथ पकड़े और पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? वो बोली, पैर दबा रही हूँ और क्या, आप थके हुए हैं ना? वो मासूम निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, देख छोटी, नहीं तो मैं थका हुआ हूँ और नहीं तो मैं तुमसे कभी पैर दबा सकता हूँ। वो बोली, क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूँ? मैंने कहा, नहीं रे पगलू, तू मेरी छोटी बहन जैसी है और हमारे यहाँ छोटी बहनों से पैर नहीं दबाते। थोड़ी देर में वो मुझे देखते ही रही। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो बोली, क्या सच में आप मुझे अपनी बहन मानते हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। और तू मुझे साहब जी नहीं, भैया बोल, ठीक है ना? मैंने उससे कहा, मुझे खाने के बाद कॉफी पीने की आदत है, नहीं तो मेरा सिर दुखता है। मेरी कॉफी वाली बात सुनकर उसके चेहरे पर हंसी गायब हो गई। वो बोली, उसको भी खाने के बाद कॉफी पीने की आदत थी। मैंने पूछा, किसको? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉफी लेने चली गई। थोड़ी ही देर में वो कॉफी लेकर आई। मैंने कॉफी पीते हुए फिर से पूछा, तुम कुछ बोल रही थी? उसको भी कॉफी की आदत थी। वो बोली, जाने दो भैया, आप दुखी हो जाओगे। मैंने कहा, अब बोल भी दे छोटी, अगर हम अपना दुख किसी के साथ बांटते हैं तो अच्छा महसूस होता है। वो बोली, तो फिर सुनो, ये कहानी एक मासूम लड़की की और दरिंदे की। ऐसा ही एक रेस्ट हाउस था। उसकी देखभाल एक गरीब बाप बेटी करते थे। एक दिन लड़की के पिताजी शाम को तूफान की वजह से शहर में फंस गए थे। रात को वापस नहीं आ सके, पर उसी रात रेस्ट हाउस में एक बड़ा सरकारी अफसर मेहमान आया हुआ था। रात में खाने के बाद उस लड़की ने उसे कॉफी पिलाई। वो मेहमान उसके पिताजी की उम्र का था। उसने लड़की को कमरे में ही रोकने के लिए कहा। उस लड़की को भी अकेले डर लग रहा था,
इसलिए वो भी रुक गई थी। उस अफसर ने उसे पैर दबाने के लिए कहा। उसके बाद उस हैवान ने उस मासूम सी बच्ची के साथ वो किया जिससे उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। उस हादसे के बाद उस मासूम ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये सब देखकर उसका बाप अधमरा हो गया, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसने अपनी बीवी को खोया था। अब 13 साल की बेटी। ये हादसा सुनते वक्त प्रीति काफी भावुक हो गई। वह बोली, भैया अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो तुम क्या करोगे? क्या मेरा बदला लोगे? मैंने पूछा, क्यों नहीं हो सकता? वो बोली, बस कोई कारण। मैंने कहा, भगवान न करे तेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो मुझे वादा करके तू कभी गलत कदम नहीं उठाएगी। तू मेरे आने का इंतजार करेगी। तेरा भाई अभी जिंदा है। मैं भी भावुक हो गया। प्रीति की आंखें भर आई। वो बोली, भैया मुझे शांत कर दिया। मैंने उसके सर पे हाथ रखा तो वो बच्ची मेरे सिर से लग कर रोने लगी। मैंने कहा, अरे पगली तू रो मत, मैं सुबह तेरे पिताजी से बात करूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो बोली, सब ठीक हो गया है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा, सब ठीक हो गया है तो रो क्यों रही है? वो बोली, ये खुशी के आंसू है। मैंने घड़ी पर नजर डाली तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने उससे कहा, चल अब रात बहुत हो गई है, सो जा। वो रूम के बाहर जाने लगी। मैंने उसे रोका और कहा कि तू यहीं सो जा, नहीं तो बाहर अकेली डरती रहेगी रात भर। मैं नाराज हो जाऊंगा। इस डर से प्रीति मुझे मना नहीं कर पाई। मैं उसे बेड पे सुलाकर खुद आराम कुर्सी पर सो गया। कुछ देर प्रीति के बताए हुए हादसे के बारे में सोच रहा था। फिर याद आया कि उस हादसे वाली लड़की का नाम उसने नहीं बताया। बाद में सोचा कि कल सुबह पूछ लूंगा। सुबह सुबह मेरी नींद खुली। पंछी के चहचहाने की मधुर आवाज से खुली। मैंने जब बेड पे देखा, प्रीति वहां नहीं थी। दरवाजा खुला हुआ था। मुझे लगा वो बाहर अपने पिताजी के आने का इंतजार कर रही होगी। मैं ताजी हवा लेने और प्रकृति को निहारने के लिए बालकनी में गया और देखा नीचे कुछ गांव के लोग इमारत के नीचे खड़े हैं और सभी मेरी तरफ आश्चर्य डर की भावना से देख रहे थे। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर राम राम किया। उनमें से सबसे बुजुर्ग आदमी ने घर के नीचे बुलाया और जब मैं नीचे गया तब बुजुर्ग ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं संदीप हूँ और कार खराब होने की वजह से एक रात के लिए इस रेस्ट हाउस में रुका हूँ। बुजुर्ग ने कहा, क्या एक 13 साल की छोटी बच्ची तुम्हें यहाँ लेकर आई है? मैंने कहा, हाँ। तभी सबके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कहा, क्या हुआ, सब डरे हुए क्यों हैं? बुजुर्ग ने बोला, तुम तुम्हारा सामान लेकर हमारे साथ चलो, बाकी बातें तुम्हें शिव मंदिर में समझा देंगे। उन सबके चेहरे देखकर मेरे कुछ कुछ बातें समझ में आ रही थी और मैं जब सामान लेने रेस्ट हाउस में गया तब वो नज़ारा देखकर दंग रह गया। रात को मैं जिस साफ सुथरे रेस्ट हाउस में गया था वो अब पुराने खंडर जैसा दिख रहा था। मैंने बिना डरे मेरा बैग और कपड़े समेटे और उनके शिव मंदिर गया। वहाँ गांव के और भी लोग थे। मैंने रेस्ट हाउस में जो कुछ हुआ वो सब बताया और फिर उनमें से एक बुजुर्ग उठा और मेरे पैर पकड़ने लगा। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो रोने लगे और बोले, तुमने मेरी बेटी की भटकती रूह को मुक्ति दे दी जो 10 साल से बदले की आग में जल रही थी। मंदिर के पुजारी ने बताया, जो लड़की तुम्हें रात को रेस्ट हाउस ले गई थी वो लड़की 10 साल पहले मर चुकी है और ये उसके पिताजी हैं। रेस्ट हाउस में ले जाके उस रूह ने न जाने कितनों की जान ली, पर तुम अच्छे इंसान हो संदीप। तुमने कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। आज उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। मैंने सवाल किया, आपको कैसे पता चला कि मैं रेस्ट हाउस में ठहरा हूँ? रेस्ट हाउस तो गांव से काफी दूर है। उन्होंने मंदिर के तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रीति ने उस तालाब में कूदकर आत्महत्या की थी। 10 सालों से तालाब में कोई कमल का फूल नहीं खिला।
कलियां तो दिखती थी पर कभी फूल नहीं खिला, और हर उस आदमी की लाश उस तालाब में सुबह हम निकालते थे जिसकी नीयत उस 13 साल की लड़की पर खराब होती थी। और आज वही तालाब 10 साल के बाद कमल के फूलों से भर गया। इस तरह से सुबह की पहली आरती लेके मैंने गांव वाले को राम राम कह के मैं अपनी गाड़ी को लेकर मनाली चला गया। और दोस्तों ये कहानी यही खत्म हो जाती है। और दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। और हमारे इस चैनल पे और भी कहानियाँ हैं, उन्हें भी जरूर